फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि वन वन फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। जिन्होंने नहीं देखे हैं एक बार प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। हम बहुत अच्छे से और बहुत ही साधारण भाषा में समझा चुके हैं कि वन वन क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। ठीक है, आज हम इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम को सीखेंगे। हम लोग अपने एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हम लोग जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, इस प्रॉब्लम को बनाएंगे कि सेम फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, लेकिन हमारा फंक्शन है n टू n। तो ये चेक करना है कि सर्जेक्टिव है या नहीं। आप लोग बना सकते हैं तो बनाइए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखते हैं, सेम फंक्शन है लेकिन ये हमारा z टू z है। फिर देखिए सेम फंक्शन लेकिन ये r टू r है। फिर हमारा सेम फंक्शन नहीं लेकिन r प्लस टू r प्लस है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट अगर सेट्स में अगर वेरी करवा दें हम और फंक्शन सेम है तो सर्जेक्टिविटी या इंजेक्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। दैट मीन्स ऑन टू या इन टू में या मैनी वन या वन वन में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, हम लोग जानते हैं सर्जेक्टिव ऑन टू होता है और इंजेक्टिव बोलिए वन वन फंक्शन होता है। अभी हम यहाँ पे लिख भी चुके हैं कि वन वन फंक्शन जो है हमारा उसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन होने के लिए सर्जेक्टिव बोलते हैं। अगर वन वन ऑन टू पिछले वीडियो में पूछे थे हम कि बताना है आप लोगों को कि वन वन ऑन टू कैसा फंक्शन होता है। अगर वन वन और ऑन टू दोनों रहेगा तो क्या बोलेंगे, इसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा फिर से रिकैप कर दे रहे हैं कि अगर हमारा फंक्शन वन वन है तो क्या होता था कि जितने भी रेंज है, ठीक है, रेंज के लिए क्या होना चाहिए था, यूनिक डोमेन, RU याद रखिएगा, रेंज के लिए यूनिक डोमेन। ठीक है, वन वन के लिए। अगर हमारा ऑन टू है तो एवरी रेंज हैज डोमेन। ठीक है, यानी कि ERD एवरी रेंज हैज डोमेन। ठीक है, यानी कि जितने भी रेंज है सबके पास क्या होना चाहिए, हमारा ऑन टू तो ERD। अगर हमारा वन है तो क्या होगा, RU, यानी कि रेंज हैज यूनिक डोमेन। ठीक है, एक और कंडीशन से हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखिए। तो अगर हम फिर ऑन टू को एक बार थोड़ा सा बता रहे हैं कि पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर ABC है, यहाँ पर एलिमेंट हमारा 1 2 3 है मान लीजिए, तो A का 1, B का 2 और C का 3 है। तो जितने भी इमेजेज हैं सबका प्री इमेज है, जितने भी इमेज है सबका प्री इमेज है, तो ऑन टू है। एक नज़रिए से और भी देखते हैं हम लोग इसको कि अगर इसके रेंज देखें तो रेंज क्या है, 1 2 3। अगर हम कोडोमेन देखें इसका तो बताइए कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन भी हमारा 1 2 3 होगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन बने कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो, ठीक है, तो भी फंक्शन क्या होगा, ये भी हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट है ABC, यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3 है हमारा, लेकिन A का 1, B का 2 और C का भी 2 है। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर हम रेंज पकड़े तो रेंज क्या होगा हमारा 1 2, लेकिन अगर कोडोमेन हो, ध्यान रखिएगा, अगर कोडोमेन देखें तो कोडोमेन क्या होगा हमारा 1 2 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन है। ठीक है, तब ये फंक्शन क्या होगा, इनटू होगा। यानी कि अगर फंक्शन ऑन टू है तो रेंज बराबर क्या होगा, कोडोमेन होगा। ठीक है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा, इनटू होगा। हम एक क्वेश्चन रख रहे हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि अगर रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन है, ठीक है, तो फंक्शन ऑन टू होगा या इनटू होगा। इसके जवाब का हम वेट करेंगे। ठीक है, अगर कोडोमेन, ये हमारा गलत हो गया, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि अगर कोडोमेन सबसेट ऑफ रेंज है तब क्या होगा, ऑन टू होगा या इनटू होगा। या एक और ऑप्शन रख लेते हैं इसमें कि नन, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नन कोई डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नन मतलब कैन नॉट बी डिसाइडेड, यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि नन। ठीक है, मे बी ऑन टू भी हो सकता है, इन टू भी हो सकता है।
ठीक है। तो आपको बताना है कि अगर रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा क्या ऑन टू इनटू डिसाइड किया जा सकता है या दोनों में से कुछ भी डिसाइड नहीं किया जा सकता है। अगर कोडोमेन सबसेट ऑफ रेंज है तो क्या ऑन टू इनटू डिसाइड किया जा सकता है या दोनों में से कुछ भी डिसाइड नहीं किया जा सकता है, तो नन मार्क ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम की ओर। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि फाइंड द फंक्शन दिस इज सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव। हम लोगों को पता करना है कि वो सर्जेक्टिव है या नहीं, इंजेक्टिव है या नहीं। तो इंजेक्टिव मतलब क्या हो गया हमारा 1 1 और सर्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू। तो हम पहले 1 1 को देखते हैं। 1 1 क्या कहता है कि अगर 1 1 होगा फंक्शन, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, बहुत छोटा क्वेश्चन है, मे भी आप लोगों में से बहुत सारे को ये क्वेश्चन आता हो, लेकिन बना देने से मतलब नहीं है कि आप बनाने के लिए जानते, इससे मतलब नहीं है। हम इस सवाल के थ्रू सीखना चाह रहे हैं कुछ, ध्यान दीजिएगा। अगर ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, तो 1 1 के लिए क्या कंडीशन है बताए थे ना, यूनिक रेंज है ना, यूनिक रेंज या रेंज हैज यूनिक डोमेन, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सॉरी यूनिक रेंज नहीं बोलेंगे हम लोग, रेंज हैज यूनिक डोमेन अगर फंक्शन 1 1 है। ठीक, रेंज हैज यूनिक डोमेन। अब देख लीजिए, अब कैसे पता करें कि जो रेंज है उसका डोमेन यूनिक है। तो समझने के लिए क्या था हमारा कि रेंज हैज यूनिक डोमेन, तो फंक्शन क्या होगा हमारा 1, या फिर हम ये बोले कि जितने भी डोमेन है, जितने भी डोमेन है, ठीक है ना, उसका तो यूनिक रेंज होना तय है। हम लोगों को पता क्या करना है कि रेंज जो है यूनिक है, ये पता करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर 1 1 फंक्शन, अभी हम बना नहीं रहे, हम समझा रहे हैं कि अगर 1 1 फंक्शन है तो क्या होना चाहिए, रेंज हैज यूनिक डोमेन। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। चलिए इस चीज़ को सोचते हुए आगे बढ़ते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट, ऐसा मानते हैं कि लेट ऐसा 2 डोमेन है जिसका कि रेंज सेम आ जा रहा है। अगर ये यूनिक नहीं होगा, अगर ये 1 1 नहीं होगा, तो ऐसा 2 डोमेन है जिसका रेंज सेम आ जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसा 2 डोमेन पकड़ लेते हैं जिसका कि रेंज सेम आ जाए, तब तो ये 1 1 नहीं होगा। तो हम पकड़ लेते हैं ऐसा कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n। ठीक है, ऐसा 2 डोमेन है और सच दैट, ऐसा है कि उसका रेंज सेम है, x1 इक्वल्स fx1, रेंज fx2 होगा। हम बता चुके हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन, अगर हमारे पास fx है, ध्यान रखिएगा, हम बता चुके हैं कि फंक्शन अगर fx है तो x कहलाता है इसका डोमेन, और ये पूरा कंप्लीट कहलाता है हमारा रेंज। याद होना चाहिए। अब फिर से बता दे रहे हैं, अगर हमारा फंक्शन fx है तो x कहलाएगा डोमेन, एंड द कंप्लीट होल फंक्शन दिस fx इज नोन एज रेंज। डन, चलिए ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर बोल रहे हैं हम कि अगर 2 डोमेन ऐसा x1 x2 दोनों अलग अलग डोमेन है और ऐसा है कि दोनों का रेंज बराबर आ जा रहा है, तो इसका मतलब x1 x2 डोमेन आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, सिंस अगर ऐसा होता है, अगर ये दोनों सेम आ जा रहा है, अगर अलग अलग दोनों नहीं होगा, मान लीजिए दोनों का रेंज अगर सेम नहीं आ रहा होगा, ऐसा अगर सिचुएशन बनेगा, तो ये दोनों डोमेन को इक्वल हो जाना पड़ेगा। हम क्या बोले समझ में आ रहा है, हम ये बोले कि अगर ऐसा सिचुएशन बनता है, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा सिचुएशन बनता है कि 2, ठीक है ना, डोमेन अलग अलग है, उसका रेंज सेम आ जाए। अगर हम यहाँ पर मान लिए कि दोनों अलग अलग है, लेकिन हो क्या रहा है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, तब क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर आ गया हमारा, तो क्या समझेंगे कि अच्छा, माने तो थे कि चलिए ठीक अलग अलग है, लेकिन वो अगर रेंज बराबर हो जा रहा है, अगर fx1 यानी कि अगर रेंज बराबर हो जा रहा है हमारा, fx1 और x2 बराबर हो जा रहा है, तो x1 भी x2 के बराबर हो जा रहा है। अगर x1 भी x2 के अगर हमारा बराबर हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि अच्छा, फंक्शन जो हमारा क्या है, 1 1 वाला केस बन रहा है। क्यों?
क्योंकि हम माने थे डोमेन अलग और रेंज सेम, लेकिन रेंज सेम लेके चले तो डोमेन भी सेम आ गया। देखिए कैसे, सिंस यहाँ पर अगर fx1 इक्वल्स टू fx2 है, कलर चेंज हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर fx1 इक्वल्स टू fx2 है तो fx किसके बराबर आ रहा है हमारा, fx है एक्स स्क्वायर माइनस टू, यहाँ ध्यान दीजिएगा fx है एक्स स्क्वायर माइनस टू, तब यहाँ से क्या लिख सकते हैं x1 स्क्वायर माइनस टू बराबर x2 स्क्वायर माइनस टू, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए फिर यहाँ से माइनस टू कैंसिल आउट हमारा, चलिए कैंसिल आउट, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 बराबर 0। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है कि अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है, अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक है। लेकिन x1 x2 आ किससे रहा है, ध्यान दीजिएगा x1 x2 आ रहा है आपका नेचुरल नंबर से, ठीक है। नेचुरल नंबर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो दो पॉजिटिव मिलके कभी 0 हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x1 माइनस x2 ये हमारा हो जाएगा 0 के बराबर। यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी दिखा सकते हैं कि अगर x1 x2 0 है तो रीज़न क्या रहा होगा हमारा कि x1 बिलोंग्स टू भी n है और x2 भी बिलोंग्स टू n है, ये यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं। अब देखिए अगर x1 माइनस x2 अगर हमारा 0 हो जा रहा है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि x1 इक्वल्स टू x2, कलरफुल बन गया है हमारा, आप लोगों के एग्जाम में एक ही कलर से लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए x1 बराबर x2 आ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये माने थे कि अगर दो अलग अलग डोमेन है और उसका रेंज अगर बराबर हो जा रहा है, अगर ये दोनों अलग अलग होता तो अलग अलग आना चाहिए था, लेकिन दोनों तो सेम आ गया। इसका मतलब अगर रेंज सेम है, देखिए अगर दोनों का रेंज सेम है, एक ही है, तो ये दोनों एक्चुअली एक नहीं, ये दोनों एक ही रहा होगा, यानी कि एक ही रहा होगा ये, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जब एक ही रहा होगा तो इसका रेंज इधर, यानी कि रेंज है यूनिक डोमेन, ठीक है। तो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, ठीक है। अब देखिए फिर एक इसी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, फाइंड द, वही क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू सर्जेक्टिव है या नहीं, या इंजेक्टिव है या नहीं, यानी कि 1 1 देखना है हमको कि 1 1 है या नहीं। लेकिन फंक्शन कहाँ दिया, z टू z, तो बाकी बातें समझा चुके हैं कि 1 1 होने के लिए क्या है RU, 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए RU, ठीक है, यानी कि रेंज है यूनिक डोमेन। तो अब देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर भी मानते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z है, यानी कि दो अलग अलग डोमेन है, ठीक है। सच दैट ऐसा है कि दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों का रेंज आ जा रहा है हमारा बराबर, fx1 इक्वल्स टू fx2। अब यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस fx1 अगर इक्वल्स टू fx2 है तो देयरफॉर यहाँ क्या होगा, x1 स्क्वायर माइनस टू बराबर x2 स्क्वायर माइनस टू, फिर यहाँ से माइनस टू हमारा कैंसिल, तो फिर हम सिमिलरली इसको सॉल्व कर सकते हैं x1 माइनस एक्स2 इंटू x1 प्लस x2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर तो जो x1 x2 है वो z से आ रहा है, जब z से आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो जाए, यानी कि दोनों अलग अलग दोनों पॉजिटिव तो होगा नहीं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 बराबर 0 है एंड x1 प्लस x2 बराबर 0 है। तो देयरफॉर x1 बराबर क्या हो गया x2 और यहाँ से x1 बराबर क्या हो गया माइनस x2। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि दैट इज जो हमारा x1 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, वो या तो x2 होगा और माइनस x2 होगा। अब देखिए ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि अच्छा यहाँ पर दो वैल्यू हमारे पास है भैया, ठीक है ना, दो ऐसा वैल्यू है हमारे पास जिसके लिए कि ये वैल्यू आपका बराबर हो सकता है। तो देखिए क्या मान लेते हैं, अगर हमारा इफ़
x2 हमारा मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर x1 क्या हो जाएगा, एक 5 और -5। इसका मतलब f5 और f-5 बराबर हो जाएगा, f5 और f-5 पक्का बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे, हमारा fx क्या था, देखिए सिंस fx क्या था हमारा, याद है fx क्या था, x² - 2, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ये x² - 2। तो देयरफॉर अगर f5 निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर -2 यानी कि 23 हो जाएगा, और अगर f-5 निकालेंगे तो क्या होगा, -5 का स्क्वायर -2, फिर भी ये क्या हो जाएगा 25 ही होगा, 25 - 2 फिर भी 23 होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अच्छा मोटा मोटी अगर देखें, अगर यहाँ पर तो अगर 5 रखेंगे और यहाँ -5 रखेंगे और ये हमारा फंक्शन f है, तो इसका रेंज 25 आएगा, सॉरी 23 आएगा, इसका रेंज 23 आएगा, ठीक है, और इसका भी रेंज क्या होगा 23 आएगा। इसका मतलब इस एक भी ऐसा रेंज अगर आ जाए जिसका कि डोमेन यूनिक ना हो, क्योंकि 1 होने के लिए रेंज है यूनिक डोमेन, ठीक है, एवरी रेंज नॉट बोल रहे हैं, ठीक है ना, इफ एटलीस्ट मतलब ऑल द रेंज हैज यूनिक रेंज, ठीक है, यूनिक डोमेन, ठीक है। अगर कोई एक भी रेंज के पास अगर यूनिक डोमेन ना हो तो फंक्शन 1 नहीं होगा। तो देयरफॉर लिख सकते हैं फंक्शन इज नॉट 1, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। अब देखिए एक बात, अगर हमारे पास यहाँ से जो हम ये दिखाए हैं, यहाँ से यहाँ तक जो बनाए हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू जो यहाँ से यहाँ तक लेके चले हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एग्जाम में यहाँ से यहाँ तक दिखाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर यहाँ तक बना देते हैं कि अच्छा x1 का वैल्यू x2 और -x2 है, तो यहाँ पर ऐसा नंबर पॉसिबल होगा हमारे पास, ठीक है, ऐसा नंबर z में पॉसिबल होगा जो कि हमारा 2 पॉसिबल हो जाए, ठीक है, तब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अच्छा ठीक है फंक्शन इज़ नॉट 1। इतना ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप दिखा दें तो अति उत्तम, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप दिखाए हैं इस चीज़ को, ना भी दिखाएं तो चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं फिर हमारा एक क्वेश्चन है कि अब यहाँ पर बना दिए हम R2R, fx हमारा x² - 2 इंजेक्टिव है या नहीं ये पता करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहा सॉल्व करने के लिए कि ये 1 होगा या नहीं, ठीक है, R2R में है। एक और क्वेश्चन आपके पास ये R+2R+ में, ध्यान दीजिएगा ये किस में है, R+2R+ में है, सेम फंक्शन है, इसको भी बताना है कि इंजेक्टिव होगा या नहीं। ओके, हम बात कर रहे हैं इसके सरजेक्टिव का, इस क्वेश्चन का R2R वाले का, ठीक है, सरजेक्टिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस दोनों क्वेश्चन के थ्रू हम इंजेक्टिव को सीखा है, इस दोनों के थ्रू हम सरजेक्टिव को थोड़ा देखना चाहते हैं कि अच्छा ये सरजेक्टिव होगा या नहीं। तो भैया सरजेक्टिव को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑन टू फंक्शन, ठीक है, और ऑन टू होने के लिए क्या लिखे थे हम, याद है क्या लिखे थे कि एवरी रेंज हैज डोमेन होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको ऑन टू दिखाना है तो जितने भी रेंज है सबका डोमेन होना चाहिए, ठीक है, या ऑल रेंज हैज डोमेन या एवरी रेंज हैज डोमेन, यानी कि जितने भी रेंज है सारे का डोमेन होना चाहिए, यानी कि एवरी इमेजेज हैज इट्स प्री इमेज, जितना भी इमेज है सबका प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ होगा, डोमेन क्या होगा हमारा, तो देखिए ये जो होगा हमारा R, ये हमारा डोमेन बनेगा, ठीक है, और ये R क्या है, रियल नंबर, और ये रियल नंबर भी क्या होगा, रेंज होगा, RANGE रेंज होगा। अब देखिए डोमेन में जो होगा हमारा एलिमेंट 1 2 3 -1 2 इस तरह चलता रहेगा, 0 -1 -2 इस तरह चलता रहेगा, फिर और बहुत सारा नंबर होगा, √2 भी होगा, √3 भी होगा, यानी कि सारे नंबर्स हैं, जितने सारे इसमें नंबर्स हैं सिमिलरली इसमें भी -1 -2 √2 √3, ठीक है, 0 √5 √8 सारे नंबर्स इसमें है। चलिए अब इसके आधार पर हम लोगों को ये जानना है कि ये सारा
हमारा ऑन टू होगा या नहीं होगा। ओके, अब कैसे जानेंगे, क्या करना चाहिए, तो हम लोगों को ये जानना है मैंने कि कैसे इसको बनाया जाए कि ऑन टू है या नहीं। आते हैं, तो ऑन टू होने के लिए हम ये सोचते हैं कि इसके अंदर एक कोई रेंज है हमारा, ठीक है, इसके अंदर कोई रेंज है, उसके थ्रू हम लोग पहचान सकते हैं कि अच्छा कोई रेंज, आर्बिट्री कोई रेंज है वाई। जैसे मान लेते हैं कि लेट वाई बिलोंग्स टू आर, और ये जो आर है यहाँ पर ये कोडोमेन है। एक्चुअली बताए थे आपको कि हम सेट के फॉर्म में इसको, जब तक हमारे पास जब एलिमेंट है तो उसको रेंज लिखते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर आर जो होगा ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। तो अगर हम मान, और ऑन टू होने के लिए एक और कंडीशन बता चुके हैं कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाएगा तो फंक्शन ऑन टू होगा। और एक हम आपको कमेंट करने के लिए लिखे हुए हैं कि अगर रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन या कोडोमेन सबसेट ऑफ रेंज हो तो क्या सिचुएशन बन सकता है। चलिए उसकी बात बाद में करेंगे फिर हम। तो y बिलोंग्स टू आर है, ये हमारा कोडोमेन है। अब देखिए देयरफॉर अगर y हमारा रेंज है तो y बराबर fx होगा, चूंकि हम ये मान लिए कि ये ऑन टू फंक्शन है इसलिए हम y बराबर fx लिख दिए। बोले कैसे मान लिए, या हम ये मान लिए कि अगर रेंज है तो उस रेंज के लिए, अगर उस रेंज के लिए डोमेन तो मिलेगा कुछ ना कुछ, जो भी मिलेगा उसके लिए fx है। y बिलोंग्स टू आर माने कि यानी कि y हमारा रेंज है, उस रेंज के लिए fx डोमेन है, तो fx के लिए रेंज क्या बनेगा, fx बता चुके हैं कि अगर fx है तो x डोमेन है तो fx से कहलाएगा रेंज। यानी तो कोई रेंज का एलिमेंट है y, उस रेंज के लिए जो इस साइड जो मिलेगा x के लिए इधर बन के आएगा वो क्या होगा, fx बन के आएगा इधर, और इधर y रखे हुए तो दोनों आपस में इक्वल हो गया हमारा। ठीक है, तो x क्या होगा, x डोमेन है, और यहाँ पर x किससे आएगा, तो डोमेन इसका क्या है, r है, यहाँ भी डोमेन भी r है, यानी कि x बिलोंग्स टू r होगा। नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, हम समझाने के लिए लिख दीजिएगा तो अति उत्तम है। तो y इक्वल्स टू fx लिख देते हैं। अब देखना चाहते हैं कि आखिर क्या इस y के लिए सारा x है, यानी कि जितना भी y है सबके लिए x है। चूंकि अगर फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा हम फिर से बोल रहे हैं, अगर फंक्शन है तो सारा x के लिए, x1 x2 सारा x के लिए इधर मिलना तय है रेंज। क्यों, क्योंकि एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज, एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज का कंसेप्ट फॉलो होगा, यानी कि सारे x के लिए y है, ये तो तय है भैया। क्यों, क्योंकि फंक्शन हमारा फंक्शन है, फंक्शन है तो सारे डोमेन के लिए रेंज होगा, और एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज। लेकिन यहाँ जानना है कि ऑन टू है या नहीं। अगर ऑन टू होगा तो सारे रेंज के लिए, अगर डोमेन है तो ऑन टू होगा, कोई रेंज खाली है तो उसके वो ऑन टू नहीं होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि y बराबर f अगर fx है तो क्या सारा x के लिए y बन रहा है, ठीक है, देखना चाहते हैं, या कहीं कुछ खाली रह जा रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू fx को क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से x निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर वाई प्लस 2। अब देखते हैं यहाँ से, अच्छा रूट अंडर वाई प्लस 2 है, तो अब देखेंगे क्या सारा y के लिए जितना भी y है, यानी कि जितने भी रेंज अगर इधर से इधर है तो ये तो तय है, ये तो होगा ही, इधर से इधर सबके लिए होगा। बोलिए हाँ, क्यों, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन है तो सारे डोमेन का रेंज होना तय है, तो इधर से इधर सारा होगा, ये याद रखिएगा, इधर से इधर सारा होगा। ठीक है, याद रखिएगा, देखिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, इधर से इधर तय होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये देखिए ये एरो बना लीजिए कि पहले डोमेन होता है फिर रेंज होता है, इधर से इधर हमेशा होगा क्योंकि फंक्शन होने के लिए। अब देखना है क्या सारा इधर से इधर भी है, ऑन टू चेक करने के लिए ये देखना है क्या सारा इधर से इधर है, तो देखते हैं। ठीक है, अब y बराबर y प्लस 2 लिख दिया। अब यहाँ पर इसको डिफाइन होने के लिए, y प्लस 2 को डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन है, चूंकि रूट के अंदर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस, तो ये इसके बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि इसको डिफाइन होने के लिए, ठीक है, तो यह लिख सकते हैं कि x टू बी डिफाइन, x टू बी डिफाइन, x को डिफाइन होने के लिए, चूंकि पता तो x के बारे में भी करना है कि सारा y के लिए x है कि नहीं,
इन्हें पता करना है कि सारा इधर से इधर पता करना है, ध्यान रखिएगा। और इधर हमेशा होगा, बार बार बोल रहे हैं, इधर हमेशा होगा और इस साइड हमको पता करना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर x को डिफाइन होने के लिए y+2 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा ना। अब देखिए, सिंस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया -2, अब ये क्या बोलना चाह रहा है, x उसी के लिए डिफाइन है जहाँ पर कि y -2 से ग्रेटर होगा, यानी कि बाकी जो छोटा है इसके लिए x डिफाइन नहीं है। बात समझिएगा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भैया वो x उसी के लिए डिफाइन है जिसके लिए कि y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है। यानी कि अगर यहाँ पर अगर बात करें हम, यहाँ पर जैसे 0 1 2 रहा होगा, या -1 -2 रहा होगा, -3 रहा होगा, -2.1 रहा होगा, बहुत सारा रहा होगा। देखिए, तो ये बोल रहा है कि यहाँ के इधर के लिए सब डिफाइन है, लेकिन इधर के लिए इधर नहीं मिलेगा, इसके लिए इधर कुछ नहीं मिलेगा, इसके लिए इधर कुछ नहीं मिलेगा, -5 के लिए इधर कुछ नहीं मिलेगा, -6 के लिए इधर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बोल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि -2 से छोटा के लिए डोमेन पॉसिबल नहीं है। लिख सकते हैं कि दैट इज फॉर ऑल y लेस देन -2 its pre-images are not possible, its pre-images are not possible। तो अब साफ हो गया कि जितने भी हमारे कोडोमेन में एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारा कोडोमेन में एलिमेंट है सबके लिए इमेज प्री इमेज नहीं है। बहुत सारे ऐसे इमेज हैं जो कि खाली है हमारा, ठीक है। कितना है, तो सारा y लेस देन -2 के लिए खाली है सारा। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू दिखाते हैं कि कैसे खाली है, ठीक है। जैसे हम पकड़ लेते हैं, यहाँ पर अगर पकड़ लेते हैं कि -3 होता, ध्यान दीजिएगा, अगर चलिए यही बता रहे हैं हम, यहाँ पर जो फंक्शन है हमारा, यहाँ से यहाँ जो फंक्शन है वो x² -2 का है। अगर इसके अंदर -3 होता तो हमको पता करना है कि इसमें x क्या होगा। तो देखिए, fx बराबर -3, चूँकि हमको x जानना है, तो fx क्या है, x² -2 बराबर -3, तो x² बराबर क्या हो गया, -1, x और क्या हो जाएगा, √-1, √-1 क्या होता है, I डज नॉट बिलोंग्स टू r। अगर ये R में नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं कि अच्छा, बहुत सारा ऐसा एलिमेंट है जिसका कि प्री इमेज पॉसिबल नहीं है, ऐसा बहुत सारा रेंज में एलिमेंट है जिसका डोमेन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है। वीडियो और लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसके आगे फिर कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।